जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिससे इसमें जो है इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, दोस्तों इसमें जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था भारत पर क्या है मुस्लिम आक्रमण। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था जहां से क्या है हमारा मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, यानी कि मध्यकालीन भारत हमारा स्टार्ट होता है, वहां से दोस्तों क्या है वहां पर भारत पर क्या है दोस्तों मुस्लिमों का जो क्या है आक्रमणकारी क्या भारत की ओर बढ़ने लगे थे दोस्तों। तो उन्होंने क्या आक्रमण करना शुरू कर दिया था जैसे ही हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। वहां से दोस्तों क्या है भारत पर क्या मुस्लिम आक्रमण होना बहुत स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने यही पढ़ा था भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे, उसमें कौन कौन से जो मेन वो थे। जो पहला था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने क्या 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी था, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, लगभग क्या 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। मैं थोड़ा सा क्या दोस्तों पिछली वीडियो के बारे में रिवाइंड करा देता हूँ आपको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहां से आपके जाकर क्या पिछली वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। लगभग क्या दोस्तों 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने दोस्तों भारत पर क्या 17 आक्रमण किए थे दोस्तों। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी ने दोस्तों क्या भारत पर क्या काफी आक्रमण किए थे, और इनमें क्या दोस्तों जितने भी आक्रमणकारी थे उनका क्या है अलग अलग उद्देश्य था सभी का। किसी का उद्देश्य ये था कि उसे क्या भारत से क्या धन संपदा लूटनी थी, यानी कि वहां से क्या है धन संपदा लूटी और अपने क्या देश वापस लौट गए। कुछ का दोस्तों क्या उद्देश्य था, कुछ का उद्देश्य ये था कि इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना है उनको, यानी कि अपना जो धर्म है उनका उसका प्रचार और प्रसार करना है। तो किसी का उद्देश्य दोस्तों ये था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यानी कि भारत पर आकर क्या है भारत के क्षेत्रों को विजिट करना और वहां पे क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो दोस्तों यही क्या है मेन कारण थे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने क्या भारत पर क्या है आक्रमण करना चालू किया था दोस्तों देर ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग सके। तो दोस्तों मैंने बताया जो मोहम्मद गौरी जो था जो आक्रमणकारी था, तो उसमें हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, उसने लगभग उसका जो दोस्तों भारत पर आक्रमण था लास्ट वो था 1205 ईस्वी में। किसका? मोहम्मद गौरी का दोस्तों 1205 ईस्वी में उसने पंजाब के खोकर जाति के जो लोग थे उनके विरुद्ध उसने आक्रमण किया था। उसके बाद वो अपने देश वापस लौट गया। उसने दोस्तों क्या है 2 उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की थी, यानी कि उसके जो गुलाम थे 2। एक कौन था? एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है हमारा, और जो दूसरा था बख्तियार खिलजी, यानी कि ये दोनों कौन थे? इसके गुलाम थे। तो उसकी इन्होंने नियुक्ति की थी, यानी कि अपने साम्राज्य का चलाने के लिए 2 अपने दास थे इसके, उनकी नियुक्ति करके ये क्या अपने देश वापस लौट गया था दोस्तों। तो उसमें से दोस्तों एक तो बख्तियार खिलजी था, जिसने क्या है मैंने आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय की जो उसने ध्वस्त किया था उसको तोड़ा था दोस्तों, बख्तियार खिलजी था। वो भी क्या है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और दूसरा कौन था दोस्तों? दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत से हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने दोस्तों बता दिया 1206 से लेकर क्या है 1526 ईस्वी तक, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी क्या है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासनकाल आते हैं इसमें दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, क्योंकि दोस्तों उस समय में क्या बताया जाता था दोस्तों, ये दोस्तों इसे आप इंडिया का मैप समझ लीजिए, तो मेरे बना नहीं सही से थोड़ा सा। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या थी हमारी दिल्ली थी दोस्तों। तो उस समय दोस्तों क्या माना जाता था कि जिसका दिल्ली पर अधिकार है, यानी कि उस समय क्या दिल्ली का केंद्र हुआ करती थी, जिसका दिल्ली पर अधिकार है उसका क्या लगभग क्या पूरे उत्तर भारत पर, यानी कि यहाँ पर क्या पूरे उत्तर भारत पर उसी का अधिकार होता था दोस्तों। तो दिल्ली क्या मुख्य केंद्र थी उस समय की। तो दोस्तों इसलिए क्या दिल्ली सल्तनत से क्या भारतीय इतिहास जो हमारा उसमें काफी जो हमारे एग्जाम आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें क्या काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत से दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत में हम देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दोस्तों 1206 से लेकर 1526 ईस्वी का समय आता है। लगभग क्या है दोस्तों 320 वर्ष, लगभग क्या है 320 वर्ष आते हैं दोस्तों। इन 320 वर्षों में दोस्तों इन वर्षों में दिल्ली सल्तनत में क्या है दोस्तों 5 राजवंशों ने शासन किया था,
यानी कि 5 शासक आए थे, यानी कि 5 शासक वंश आए थे जिन्होंने क्या है 320 वर्षों तक क्या है दिल्ली सल्तनत पे क्या है दोस्तों अपना अधिकार किया था, अपना उनको साम्राज्य का विस्तार किया था दोस्तों। जिसमें कौन कौन से वंश है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको। ये दोस्तों मैंने टेबल बना रखी है, इसमें क्या है शासक वंश है, यानी कि उनके वंश का नाम है। यहाँ पर क्या है दोस्तों समय है, यानी कि उनका समय काल क्या था। और यहाँ पर क्या है दोस्तों संस्थापक है, यानी कि जिन्होंने क्या है उस वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो लगभग दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी। यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो दोस्तों यही 5 वंशों ने क्या है लगभग क्या है 320 वर्षों तक 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे, यानी कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर शासन किया था लगभग। तो उसमें दोस्तों हम देख लेते हैं सर्वप्रथम जो हमारा वंश आता है वो कौन सा है, गुलाम वंश। इसका जो समय काल क्या है दोस्तों 1206 से लेकर क्या है 1290 ईस्वी। इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी दोस्तों, संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन थे दोस्तों, जो मैंने आपको बताया यानी कि मोहम्मद गौरी, यानी कि जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी उसमें जो मोहम्मद गौरी था उसके द्वारा नियुक्त किया गया, इसका दास था, गुलाम था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने ही दोस्तों क्या है आगे चलकर क्या है गुलाम वंश, दिल्ली में क्या है गुलाम वंश की स्थापना करी। लगभग क्या समय था उस समय 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या है गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी, इन तीनों चारों पांचों वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा बेसिक मैंने इसलिए बताया आपका, थोड़ा सा रिलेट रहेगा समय के अनुसार। समय दोस्तों देखो कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, 1206 से लेकर 1290, 1290 में आगे खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक, फिर 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1526, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध तक। यानी कि 1526 में दोस्तों हमारा क्या है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी दोस्तों। तो दोस्तों पांचों वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में कि गुलाम वंश से हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं दोस्तों। एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी और ये भी है दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत थी इसमें जो सबसे कम शासन किया था, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, यानी कि सबसे जो कम शासन किया था वो किया था खिलजी वंश ने। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे जो कम शासन किया था वो किया था खिलजी वंश ने। और सबसे जो ज्यादा समय के लिए शासन किया था वो किया था तुगलक वंश ने। सबसे ज्यादा किन्होंने किया था, तुगलक वंश ने दोस्तों, तुगलक वंश ने। और खिलजी वंश ने क्या सबसे कम शासन किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। समय काल दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया क्या था, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी में क्या है गुलाम वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। गुलाम वंश यानी कि इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, संस्थापक कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने यहाँ लिखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था दोस्तों, संस्थापक था गुलाम वंश का। वो दोस्तों क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वजह से क्या है इस जो वंश का नाम रखा गया था वो गुलाम वंश रखा गया था। गुलाम वंश के शासक दोस्तों ऐसे क्या है जितने भी हमारे शासक वंश रहे हैं इसमें क्या है कई राजाओं ने शासन किया था, परंतु इतिहास किन को याद करता है, जिन्होंने क्या है कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हों, उन्हीं की वजह से उन्हीं शासकों को याद किया जाता है दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों क्या काफी सारे शासक हुए थे, पर मैंने इसमें कुछ 4-5 ही लिए हैं क्योंकि जिनसे क्या एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी और भी थे वो मैंने लिखे नहीं है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जिसने क्या स्थापना की थी, जो संस्थापक था गुलाम वंश का। उसके बाद आराम शाह, उसका पुत्र था आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बलबन। बलबन दोस्तों क्या आखिरी राजवंश था गुलाम वंश का, जो शक्तिशाली शासक था। हालांकि बलबन के बाद भी छोटे मोटे शासक आए थे इन्हीं के वंश के, परंतु उन्होंने क्या ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे क्या इतिहास में उन्हें याद किया जाए। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश की स्थापना करी वो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत का दोस्तों क्या है प्रथम सुल्तान हो गया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने दोस्तों 25 जून 1206 यानी कि 25 जून 1206 में लगभग क्या है इसने राजा बना। ये दोस्तों कहां पर बना दोस्तों, लाहौर में, यानी कि जो पाकिस्तान में आता है आज के समय में दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान में आता है लाहौर में। कि उस समय क्या दोस्तों पूरा हिंदुस्तान एक ही था, अखंड भारत था पूरा। तो दोस्तों वहां पर क्या है इसने राजधानी कहाँ बनाई, राजधानी भी लाहौर जो दोस्तों पाकिस्तान में आती है, तो राजधानी भी कहाँ लाहौर में बनाई।
उसके बाद दोस्तों इसको क्या है, कुछ उपाधियां भी प्राप्त थी, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको उपाधियां प्राप्त थी, यानी कि इसके कार्यों की वजह से। इसको दोस्तों क्या है, लाख बख्श, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श, तो इसको एक उपाधि प्राप्त थी लाख बख्श। दूसरी थी दोस्तों हातिम ताई, यानी कि हातिम ताई की भी उपाधि इसको प्राप्त थी। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कुतुब मीनार, यानी कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार की नींव रखी थी, दिल्ली में जो हमारा कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी, किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि इसी ने क्या है, दिल्ली में नींव रखी थी कुतुब मीनार की। किसकी याद में दोस्तों, क्योंकि एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, उनका नाम क्या था दोस्तों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके क्या गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। उनकी याद में दोस्तों क्या है, दिल्ली में इन्होंने क्या है, कुतुब मीनार की नींव रखी थी दोस्तों। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और भी इसमें पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इसने क्या दोस्तों, कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था, यानी कि आप सभी को पता है जो कुतुब मीनार थी उसमें क्या दोस्तों 5 मंजिलें थी, यानी कि जैसे ये हमारी कुतुब मीनार है दोस्तों, इसमें क्या है 5 मंजिलें थी, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसने क्या है, जो कुतुब मीनार की 2 मंजिलें थी, यानी कि पहली ये वाली और दूसरी ये वाली, यानी कि 2 मंजिलों का निर्माण तो करवाया था ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो बाकी की 3 मंजिल थी, यानी कि ये जो 3 मंजिल थी इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, यानी कि जो अगला शासक आया था इल्तुतमिश, यानी कि दोस्तों ये जो शासक आया था इल्तुतमिश, यानी कि बाकी की जो 3 मंजिल थी वो बनवाई थी किसने, इल्तुतमिश ने। और जो 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था, जो नींव रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि उसकी जो निर्माण की जो शुरुआत की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने क्या है 2 मंजिलों का निर्माण करवा दिया था। उसके बाद जो 3 मंजिल निर्माण किया गया था, यानी कि उसके बाद जो 3 मंजिल बनाई गई थी वो बनाई थी किसने, इल्तुतमिश ने दोस्तों। जो अगला शासक आया था इल्तुतमिश, उसने क्या है 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। उसके बाद दोस्तों इसकी जो 5वीं मंजिल थी वो क्या है दोस्तों, बिजली गिर जाने की वजह से टूट गई थी, खराब हो चुकी थी, तो उसका जो मरम्मत करवाई थी, उसका जो पुनर्निर्माण करवाया था 5वीं मंजिल का, वो करवाया था आगे चल के शासक आए थे तुगलक वंश के, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि जब ये वाला वंश आया तुगलक वंश, इसमें दोस्तों फिरोज शाह तुगलक शासक थे, उन्होंने क्या है इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो मैंने ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने भी जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया दोस्तों। ये हो गया निर्माण। दोस्तों इन्होंने क्या है कुछ इमारतों का निर्माण भी करवाया था, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि अभी हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो कुब्बत उल इस्लाम, यानी कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में दोस्तों एक मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम, उसके जो निर्माण किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दोस्तों अधाई दीन का झोपड़ा एक बनाया था, अधाई दीन का झोपड़ा, वो कहाँ बनाया था दोस्तों, राजस्थान में, तो उसका निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद दोस्तों 1210 में चौगान खेलते समय 1210 में दोस्तों क्या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर क्या है इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद जो इसका पुत्र था आराम शाह, यानी कि इसके बाद दूसरा पुत्र आया आराम शाह, उसका शासक आया दोस्तों। तो इसके पश्चात आराम शाह अयोग्य शासक था दोस्तों, इसने क्या है ज्यादा कुछ किया नहीं, तो इसने क्या लगभग 8 महीनों तक ही शासन किया। उसके बाद दोस्तों आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, यानी कि जब आराम शाह जो था, जब इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की, पोलो खेलते समय, यानी कि खेल होता घोड़े पर खेलते थे उसको, उससे गिरकर क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। उसके बाद इसका पुत्र आराम शाह आया, इसने दोस्तों क्या लगभग 8 महीनों तक शासन किया, क्योंकि ये अयोग्य शासक था। उसके बाद जो शासन किया इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में कि हमारे इस इल्तुतमिश से क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जो हमारा शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद दोस्तों कौन सा शासक बना था, इल्तुतमिश, यानी कि उसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश शासक बना था दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का दोस्तों। तो उसके बाद इल्तुतमिश से संबंधित हमारे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं दोस्तों इल्तुतमिश का जो समय काल है वो क्या आता है दोस्तों 1211 से 1236 तक, यानी कि जो इसके बीच का जो समय काल है, इसके मध्य क्या है इल्तुतमिश ने क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसने भी दोस्तों कई कार्य किए थे, जिसकी वजह से क्या है इतिहास में इसको हम जानते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं इल्तुतमिश था कौन। ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और क्या दामाद था उसका, यानी कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ऐसे ही जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इसने क्या अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे, इल्तुतमिश से। तो ये इसका दोस्तों क्या गुलाम और दामाद दोनों था कौन, इल्तुतमिश। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों क्या था बदायूं का सूबेदार, यानी कि बदायूं का सूबेदार था ये। और इसने क्या किया था दोस्तों, मैंने बता दूं
कुतुब मीनार की 3 मंजिलों का निर्माण, यानी कि कुतुब मीनार में क्या है, वहां पर क्या है, इसने 3 मंजिलों का निर्माण कराया था। किसने कराया था? किसी ने, इल्तुतमिश ने जो कंप्लीट करवाई थी जो कुतुब मीनार, वो किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने। बदायूं का सूबेदार, दोस्तों ये क्या है दोस्तों, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था तो बदायूं कहां पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में जगह पड़ती है बदायूं। वहां का कौन सूबेदार था? ये कौन? इल्तुतमिश। इसने दोस्तों क्या करा था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे क्या, दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी दोस्तों। इसने दोस्तों क्या है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि जो इल्तुतमिश था इसने क्या है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों इसको क्या, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैसे कि अगर आपसे अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, तो वो दोस्तों इसको माना जाता है, इल्तुतमिश को। इसको दोस्तों क्या है, बगदाद के खलीफा, यानी कि जो बगदाद के खलीफा थे उनसे क्या है, सुल्तान की उपाधि, यानी कि सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त है। कहां से? बगदाद के खलीफा से। इसको दोस्तों हम क्यों याद करते हैं इल्तुतमिश को? क्योंकि इसने क्या दोस्तों 3 कार्य किए थे ऐसे, जिसकी वजह से क्या इतिहास में इसका काफी चर्चा होती है, काफी इसके बारे में जाना जाता है। 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे दोस्तों? एक दोस्तों इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली, यानी कि इन 3 कार्यों की वजह से क्या इल्तुतमिश का इतिहास में काफी जिक्र आता है दोस्तों। तो इक्ता क्या था दोस्तों? इक्ता था दोस्तों धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि दान करना, यानी कि इसके पास जो भी सेना अधिकारी थे या जो भी मतलब इसके जो उत्तराधिकारी थे, जिनसे क्या है साम्राज्य का विस्तार करता था, तो उनको दोस्तों क्या है वेतन के रूप में क्या है, पहले क्या धन दिया जाता था। तो धन के स्थान पे क्या है, इसने भूमि देने की शुरुआत की, कि मतलब उनको क्या है, जो भी सेना के प्रमुख हैं या सैनिक हैं या कोई भी और भी अधिकारी, सही तरह से कोषाध्यक्ष होते थे, मतलब कोई भी जो भी इनके अधिकारी थे, उनको क्या है दोस्तों वेतन के रूप में क्या है धन ना देकर भूमि दान दिया, भूमि देना शुरू की थी इसने। किसने? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा, जिसे क्या उस समय इक्ता प्रथा कहा जाता था, यानी कि कोई बड़ा शासक है, यानी कि बड़ा अधिकारी है या सेना का प्रमुख है, तो उसको क्या है दोस्तों एक गांव दे दिया, फिर दूसरा गांव दे दिया, ऐसे मतलब क्या है भूमि दान करना शुरुआत की थी इन्होंने, इल्तुतमिश ने। उसके बाद दोस्तों सेना, इसने दोस्तों अपने समय में क्या है तुर्के चहलगानी, यानी कि तुर्के चहलमानी इसकी स्थापना करी थी। इसमें क्या है दोस्तों 40 तुर्क सरदारों का सलाहकार परिषद होता था एक, यानी कि जो सेना में क्या भर्ती करनी है या कैसे भी सेना का जो संचालन करना है, उससे संबंधित क्या है इन्होंने क्या है 40 तुर्क सरदारों, यानी कि 40 तुर्क सरदारों का एक परिषद बनाया था। तो वो कौन सा सलाहकार परिषद था दोस्तों? तो उसके लिए भी क्या है, उसका नाम क्या दिया था? तुर्के चहलमानी। तुर्के चहलमानी क्या है उसको नाम दिया था उस समय में, उसकी वजह से भी क्या है इल्तुतमिश का जिक्र आता है इतिहास में। तीसरा दोस्तों मुद्रा, यानी कि इसने अपने समय पे क्या है कुछ मुद्राएं जारी की थी, जिसकी वजह से क्या इतिहास में इनको हम जानते हैं। तो दोस्तों मुद्राएं कौन कौन सी थी? एक थी दोस्तों जीतल, दूसरी थी टंका, यानी कि जीतल और टंका। जो दोस्तों जीतल थी वो क्या था दोस्तों तांबे का सिक्का, यानी कि जीतल जो था वो उसमें क्या है तांबे का सिक्का होता था। उसका दोस्तों अनुपात भी मैंने लिख दिया है, वैसे हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैंने लिख दिया, क्या बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1:48 दोस्तों अनुपात में क्या है तांबे का सिक्का बनाया जाता था, जिसको क्या उस समय में जीतल कहा जाता था। दूसरा था दोस्तों टंका। टंका क्या होता है दोस्तों चांदी का सिक्का, यानी कि टंका जो था चांदी का सिक्का था। तो यानी क्या दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या 3 कार्य ऐसे किए थे, इक्ता, सेना, मुद्रा, यानी कि इन तीनों महत्वपूर्ण कार्य की वजह से क्या है इल्तुतमिश को जानते हैं। और दूसरा दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत थी हमारी, इसकी जो इसकी दरबारी भाषा थी, यानी कि दरबारी भाषा क्या थी फारसी, यानी कि पर्शियन क्या है इसकी दरबारी भाषा थी। उसके बाद दोस्तों जब 1236 में जीवन काल में जब इसकी इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो इसके क्या है पुत्र भी थे, कई पुत्र भी थे, और जो पुत्र थे दोस्तों उन पे क्या है इसको भरोसा नहीं था, यानी कि वो अयोग्य शासक थे, अयोग्य लगते थे इसको। तो इसने क्या अपने जीवन काल के दौरान में इसकी पुत्री थी एक रजिया, उसको क्या है दोस्तों इसने उत्तराधिकारी बना दिया था, घोषित कर दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद क्या है मेरी पुत्री रजिया सुल्तान बनेगी आगे चलकर। तो इसने क्या अपने जीवन काल के दौरान ही क्या है जो रजिया थी इसकी पुत्री, उसको ही क्या है जो दिल्ली सल्तनत का क्या है सुल्तान घोषित कर दिया था दोस्तों। तो जब 1236 ईस्वी में क्या है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो इसने अपने क्या जीवन काल के दौरान ही जो इसकी पुत्री थी रजिया, उसको ही क्या है दोस्तों इसने उत्तराधिकारी अपना नियुक्त कर दिया था कि यही आगे चल के क्या है सुल्तान बनेगी। दोस्तों रजिया सुल्तान का समय काल क्या है वो 1236 से 1240 लगभग क्या है दोस्तों इसने 4 वर्ष ही शासन किया था, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत में काफी सारे जो वहां के वो शासक थे उनको ये मंजूर नहीं था, मतलब जो भी इनके उत्तराधिकारी थे इनके भाई थे उनको ये मंजूर नहीं था कि जो महिला थी वो क्या है दिल्ली सल्तनत की बागडोर को थामे और उसको चलाए।
तो क्योंकि वो एक महिला थी, इसलिए क्या है उन पर ऐतराज था कि भैया महिला क्या है सुल्तान इसको मतलब साम्राज्य को चला नहीं सकती, तो इसलिए वो क्या है नाराज थे। उसके बाद दोस्तों दिल्ली जो हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं कि इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। दोस्तों दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम, यानी कि अंतिम भी यही थी और प्रथम भी यही थी, महिला सुल्तान थी कौन? रजिया सुल्तान। उसके बाद दोस्तों याकूत, यानी कि एक था दोस्तों उसका नाम क्या था? जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को क्या है दोस्तों अश्वशाला का प्रधान बनाया था। ये दोस्तों क्या है इनका सलाहकार भी था। तो इसके बारे में थोड़ी सी वो बताते हैं, अफवाह भी उड़ी हुई है, मतलब इतिहासकार बताते हैं कि इनका क्या प्रेम संग इनका प्रेम था आपस में जमालुद्दीन याकूत का और रजिया का। उसके बाद दोस्तों अल्तुनिया का है दोस्तों सूबेदार, यानी कि बठिंडा पंजाब में क्या है सूबेदार थे अल्तुनिया, उनसे इनका विवाह हुआ था। किनका? रजिया का। बठिंडा पंजाब के सूबेदार थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, जैसे कि ये बदायूं का सूबेदार थे इल्तुतमिश। ऐसे ही दोस्तों क्या है बठिंडा पंजाब के सूबेदार थे अल्तुनिया, उनका नाम क्या था? अल्तुनिया। उनसे विवाह किया था किन्होंने? रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। और दोस्तों 1240 में, यानी कि 1240 में हरियाणा में कैथल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा की जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर दोस्तों क्या है कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी गई। तो रजिया की हत्या में क्या है इसका जो भाई था दोस्तों उसका भी हाथ था और कुछ गिरोह था, उन कुछ लोगों ने मिलकर क्या है रजिया को क्या है उसकी हत्या कर दी दोस्तों। उसमें दोस्तों क्या है उसके बाद जब रजिया की मृत्यु हो गई, उसके बाद दोस्तों लगभग क्या है 1246 से 66 के बीच में क्या है नसीरुद्दीन महमूद शाह एक शासक बने थे, यानी कि जो रजिया के बाद में। हालांकि दोस्तों मैंने क्या है जो गुलाम वंश में क्या है महत्वपूर्ण जितने भी शासक थे उनके बारे में बताया है, बट फिर भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया कि इन्होंने क्या कुछ समय तक शासन किया था, हालांकि इतना कार्य तो इन्होंने कुछ नहीं किए। तो दोस्तों रजिया के बाद कौन बना शासक? नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसने दोस्तों क्या है इसका जो समय काल है 1246 से लेकर 1266 तक क्या है इसका समय काल है दोस्तों। और ये दोस्तों क्या धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, यानी कि ये दोस्तों क्या धर्म को ज्यादा महत्व देता था, धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। और दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है ये क्या करता था दोस्तों, जो कुरान की प्रतियां होती थी उनको लिखकर और टोपी, जो उनकी कुरान टोपी होती है टोपी पहनते हैं उनको सिलकर दोस्तों क्या है उनको बेचकर ही अपना क्या जीवन व्यापन करता था यह सुल्तान, क्योंकि यह क्या है धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। और दोस्तों इसने क्या है बलबन को, यानी कि जो अगला शासक आया था बलबन, उसको क्या है अपना वजीर बनाया था, यानी कि उसको वजीर नियुक्त किया था। और दोस्तों बलबन ने क्या करा था दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह किया था, किससे? नसीरुद्दीन महमूद शाह से क्या है अपनी पुत्री का विवाह किया था। जब दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद जो शासक अगला शासक बना वो कौन बना था? वो अगला शासक बना था बलबन। तो जिसका समय काल क्या है दोस्तों 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक इसका क्या समय काल है बलबन। दोस्तों यही दोस्तों क्या है एक कट्टर शासक था दिल्ली सल्तनत में, क्या है सबसे कट्टर शासक कौन था? बलबन ही था दोस्तों ये कहा था ईरान का रहने वाला था। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है इसने दोस्तों एक त्योहार चलाया था नवरोज। उस समय में क्या है इसने अपने शासनकाल के दौरान एक त्योहार चलाया था नवरोज। उसमें दोस्तों क्या है सजदा और एक दोस्तों इसने सजदा और पैबोस, यानी कि दो परंपराएं चलाई थी उस समय में अपने शासनकाल में, सजदा और पैबोस की परंपरा चलाई थी। दोस्तों एग्जाम में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि सजदा और पैबोस की परंपरा किसने चलाई? वो किसने चलाई थी दोस्तों? बलबन ने चलाई थी। तो नवरोज त्योहार चलाया, उसके बाद सजदा और पैबोस की परंपरा चलाई। और दोस्तों एक ब्लड आयरन की नीति, यानी कि रक्त एवं लौह की नीति, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड आयरन की नीति। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ब्लड एंड आयरन की नीति चलाई थी इसने दोस्तों। इसके शासनकाल में दोस्तों क्या है इसने काफी उस पर ध्यान दिया था कि अगर कोई गलती करता है, कोई चोरी करता है, कोई अपराध करता है तो उसको क्या है काफी दंडनीय नीति थी इसकी कि उसको दंड मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो ब्लड रक्त एवं लौह की नीति इसने चलाई थी, किसने? बलबन ने। उसने दोस्तों उस समय में क्या है बलबन ने दल चालीसा को समाप्त किया था, यानी कि उस समय में क्या एक दल चलता था दल चालीसा, उसको समाप्त किया था बलबन ने। उसके बाद दोस्तों जब बलबन की मृत्यु के बाद शासक बना अगला कैकुबार, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे कि कई शासक बने थे परंतु क्या है अयोग्य शासक थे, उनके बारे में इतिहास में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, उसके बारे में पढ़ते भी नहीं है और ना ही दोस्तों क्या उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला शासक कौन था दोस्तों? कैकुबार अयोग्य शासक था। उसके बाद जो अंतिम शासक था वो कौन था दोस्तों? क्यूमर्स दोस्तों अंतिम शासक था। उसके बाद दोस्तों
जब हमारा खिलजी वंश आया, यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अभी हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश का जो शासक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने क्या है उसकी स्थापना करी थी खिलजी वंश की। तो वो दोस्तों उसी ने क्या है अंतिम शासक क्यूमर्स को मारा था और खिलजी वंश की क्या है स्थापना करी थी। तो दोस्तों हमने पढ़ा प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का, और जो अंतिम शासक था वो कौन था, क्यूमर्स था। तो दोस्तों लगभग क्या है सभी पॉइंट जो हमारे दिल्ली सल्तनत से बन सकते थे, यानी कि गुलाम वंश से, वो मैंने आपको इसमें वीडियो में बताए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, कि खिलजी वंश से संबंधित हमारे क्या क्या पॉइंट आते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।